नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार मेहरोलिया है। मैं त्रिलोकपुरी दिल्ली से विधायक हूँ। मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ। 2020 दिल्ली विधानसभा के चुनावों के अंदर मैं त्रिलोकपुरी से विधायक चुनकर आया। उससे पहले 2017 के अंदर दिल्ली के नगर निगम चुनावों के अंदर मैं एक निगम पार्षद के तौर पर चुनकर आया था। त्रिलोकपुरी ईस्ट वार्ड से मैं जीत कर आया था, वार्ड नंबर 2 से, और ईस्ट एमसीडी के अंदर मैं लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहा। तो एक शुरुआत जो एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के तौर पर मेरी हुई है वो निगम पार्षद के तौर पर हुई। उसके बाद में 2020 में जैसे बताया मैं विधायक चुनकर आया, और जब से मैं अभी तक अपने विधानसभा का नेतृत्व कर रहा हूँ दिल्ली विधानसभा के अंदर। नहीं, ये जैसा मैंने सुना है ये बहुत अच्छा विचार है कि जो लोग अलग अलग क्षेत्रों से अपना राजनीति में आते हैं या एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अपना एक कार्यभार संभालते हैं, तो उनको अपने जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, और साथ ही साथ उनको क्या क्या लोगों के लिए वो कर सकते हैं, क्या क्या सरकार की पॉलिसी हैं, क्या क्या हमारे अधिकार क्षेत्र में चीज़ें आती हैं, तो उससे जब विस्तार से सीखने को, पढ़ने को, जानने को मिलता है तो निश्चित तौर से उसका लाभ सीधे सीधे जनता को मिलता है कि हम उन बुनियादी जो काम लोगों के लिए करना चाहते हैं उनको और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है। तो ये ट्रेनिंग, जब हर काम के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है कि मान लीजिए कोई अगर टीचर बनना चाहता है उसके लिए टीचर ट्रेनिंग होती है, अगर मान लीजिए कोई होटल में कोई अपना करियर करना चाहता है होटल इंडस्ट्री में, तो वो होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही एक ऐसा क्षेत्र रह गया था जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो दूसरे क्षेत्रों के अंदर लोगों के लिए उम्मीद बनकर जो लोग काम करते हैं, तो अगर उनको पास पर्याप्त और अच्छे ढंग की ट्रेनिंग होगी तो मुझे लग रहा है कि वो अपने काम को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। जैसे मैं खुद एक विधायक बनने से पहले, एक जनप्रतिनिधि बनने से पहले, मैं एक शिक्षक के तौर पे मैंने काम किया है। मैं खुद एक म्यूजिशियन हूँ, मैं म्यूज़िक टीचर था स्कूल के अंदर। तो वहाँ से मुझे लगा है कि अब ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और जब सभी लोग, पूरे भारत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं और अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उनको इन सब चीज़ों का बोध होगा, तो मुझे लगता है कि पूरे देश की जो उन्नति है, जो प्रगति है, उसकी स्पीड, उसकी रफ्तार और तेज़ हो जाएगी। मैंने आपको जैसे बताया कि निश्चित तौर से ये बहुत ही शानदार पहल है कि जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम क्षेत्रों के अंदर जो लोग अपना करियर बनाते हैं, मसलन अगर मान लीजिए कोई टीचर बनना चाहता है तो उसको पहले टीचर ट्रेनिंग करनी होती है। होटल मैनेजमेंट का अगर मतलब जैसे होटल के अंदर, होटल इंडस्ट्री में अगर कोई आदमी जाना चाहता है तो उसको होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेनी होती है। हर क्षेत्र के अंदर आदमी पहले ट्रेंड होता है, ट्रेनिंग लेता है, और उसके बाद में वो अपने काम को बेहतर एक प्रोफेशनल तरीके से वो कर पाता है। तो मुझे लगता है कि जब एक जनप्रतिनिधि को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी तो उसके बाद में काम करने के अंदर और ज़्यादा मज़ा भी आएगा। साथ ही साथ हम लोगों की सेवा करने के लिए जो आए हैं उसको अपने काम को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे, और उसका सीधा सीधा लाभ जनता को मिलेगा। क्योंकि जो काम अभी तक हमें, मान लीजिए कुछ काम करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई एक अपने इलाके के अंदर हम कोई फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं, अगर हमें उस पॉलिसी के फ्लाईओवर किस डिपार्टमेंट के ज़रिए बनता है, कैसे कैसे उसके अंदर हमें कौन कौन से चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो हमें पहले से अगर इस चीज़ का ज्ञान होगा तो लगता है कि वो जो समय हम जो सीखने में शुरुआती दौर में, जो एक नेता अगर मान लीजिए जीत के आता है पहली बार, तो साल 1.5 साल तो सीखने में लग जाता है कि हमें करना क्या है, और उसके बाद में काम शुरू होते हैं। लेकिन जब ट्रेनिंग शुरुआती टाइम में ही अगर ट्रेनिंग मिल जाएगी तो जो एक 1.5 साल जो ख़राब होता है, तो उस काम के अंदर भी, मतलब उसमें भी काम होता है लेकिन काम की स्पीड कम होती है, तो और तेज़ी के साथ में काम होंगे। और जो जब पूरे देश के सभी जितने जनप्रतिनिधि हैं, सारे विधायक हैं, सारे सांसद हैं और अन्य जनप्रतिनिधि हैं, सभी को बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी, तो मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर जो प्रगति की रफ्तार है वो और तेज़ हो जाएगी। देखिए, हर निर्वाचन क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं होती हैं, भौगोलिक परिस्थिति अलग, पृष्ठभूमि अलग होती है हर निर्वाचन क्षेत्र की।
वहाँ पर रहने वाले लोगों को उनकी जीवन शैली अलग तरह की होती है, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं वो अलग तरह की होती हैं। जैसे मेरा विधानसभा क्षेत्र है, वो त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ पर हमारे यहाँ जे क्लस्टर भी हैं, झुग्गी बस्तियाँ भी हैं बहुत सारी, रीसेटलमेंट कॉलोनी भी है। त्रिलोकपुरी बहुत बड़ी कॉलोनी जो 1976 में बसाई गई थी, जिसको पुनर्वास जिस कॉलोनी का किया गया था, उसमें हमारे MIG फ्लैट्स भी हैं, DDA के सोसाइटीज़ भी हमारे यहाँ हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र का चिल्ला गांव, कोटला गांव विलेज भी पड़ते हैं और अनऑथराइज कॉलोनी भी है न्यू अशोक नगर। तो हर जगह की अपनी एक अलग समस्या है, अपनी एक अलग ज़रूरत है। बात करते हैं बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर तो हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन हर आदमी की, हर गली की अलग समस्या है, हर कॉलोनी की अलग समस्या है, हर एक राज्य की अलग समस्या है। तो हर चीज़ को देखने का नज़रिया अलग होता है। हम जिस परिप्रेक्ष्य में बात करें या अगर हम पूरे देश की अगर बात करें, तो मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म बड़ा शानदार प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं बड़ा ही उत्साहित हूँ आपके इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए पहले से ही। और मुझे लगता है कि आगे एक ये परंपरागत राजनीति से हटकर एक नई दिशा हमारे देश की राजनीति को देगा। जैसे मैंने बताया ना आपको कि जैसे मैं एक अलग फील्ड से राजनीति में आया, मैं आम आदमी पार्टी से विधायक हूँ। अरविंद केजरीवाल जी के साथ में मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ा था। हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हम भी कभी इलेक्शन लड़ेंगे या कभी नेता बनेंगे, विधायक बनेंगे। मैं प्राइवेट स्कूल के अंदर म्यूज़िक टीचर था, अपनी जॉब चल रही थी बढ़िया फर्स्ट क्लास, लेकिन साथ ही साथ समाज को लेकर बहुत सारी पीड़ाएं थी। देश के अंदर जो बढ़ता भ्रष्टाचार है उसको लेकर बहुत सारे सवाल दिल में खड़े होते थे। उन तमाम चीज़ों को देखकर ही महसूस करते हुए कि या तो घर में बैठकर हम इस व्यवस्था को गाली दें या मैदान में आकर इनका मुकाबला करें। तो मैंने मैदान में आकर इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का निर्णय लिया और अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे यहाँ पर मौका दिया, आम आदमी पार्टी ने मौका दिया मुझे एक जनप्रतिनिधि के तौर पर लोगों की सेवा करने का। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक मैं छोटे से गरीब परिवार से मैं आता हूँ। मेरे घर में कोई करोड़पति बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरे मदर फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, मैं किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं हूँ। लेकिन ये भी अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक शुरुआत की है कि ऐसे ऐसे लोगों को जो अलग अलग क्षेत्रों से आते थे, जिनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, उन लोगों को भी देश की जो चुनावी राजनीति है उसके अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का मौका दिया है। और हमारे लिए बड़ी चुनौती भी है कि एक नई तरह की राजनीति के लिए हम लोग आए थे। और आज बड़ी खुशी की बात है कि देश में जो वो मुद्दे कि जो अभी तक मुझे लग रहा कि जो प्रासंगिक होने चाहिए थे, वो देश की मौजूदा जो राजनीति में से वो कहीं ना कहीं नदारत हो गए थे। जो असल मुद्दे थे, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे, वो कहीं ना कहीं जो इस तरह की जो राजनीति देश में चल रही थी, जातिवाद की, क्षेत्रवाद की, हिंदू मुसलमान की, ऊंच नीच की राजनीति, धर्म की राजनीति थी, मंदिर मस्जिद की राजनीति, वो कहीं ना कहीं असल मुद्दे खो गए थे। लेकिन आज हमें बड़ी खुशी है कि उन शिक्षा जैसे मुद्दों को हमने फिर से प्रासंगिक करा है और पूरे देश में अन्य पार्टियां भी आज शिक्षा के महत्व को समझ रही हैं और आज शिक्षा फिर से चुनावी मुद्दा बन रहा है। तो ये लगता है कि ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए, वर्तमान राजनीति के अंदर मैं अरविंद केजरीवाल जी को अपना आदर्श मानता हूं और अगर पूरे भारत के इतिहास की अगर मैं बात कहूं तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर का भक्त हूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे न केवल दलित समाज, वंचित समाज के लिए काम किया, बल्कि पूरे मानव सभ्यता के लिए उन्होंने वो काम किया कि हजारों साल की गुलामी में पड़े हुए जो लोग थे उनको उस बेड़ियों से मुक्त कराने का काम किया। और आज मैं एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनकर आता हूँ, आरक्षित सीट से मैं विधायक चुनकर आया हूं। तो आज मेरे जैसे दबे कुचले समाज के लोगों को भी आज एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, विधायक के तौर पर और आप लोगों के सामने आने का, यहाँ पर एक देश के सामने आने का मौका मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी ऐसे लोग हैं कि जो मानवतावादी राजनीति में विश्वास रखते हैं, वो बाबा साहब को मेरी तरह अपना आदर्श जरूर मानते हैं। मेरी फिलॉसफी ये है कि आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हैं, लेकिन आपको कोई भी अपने काम को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए
सबसे पहले अपने खुद पे यकीन करना पड़ता है। यदि आप खुद पे यकीन करते हो तो पूरी दुनिया आप पे यकीन करती है। मैंने आपको बताया मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं गिटारिस्ट हूँ, बहुत अच्छा गिटार प्ले करता हूँ। और अगर आप गूगल करेंगे तो गिटार वाला विधायक तो मेरी डिटेल आपके पास में काफ़ी आ जाएगी। उसके साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा लिखता भी हूँ। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी जो देश के युवाओं को मैं भेंट करना चाहता हूँ, या चाहता हूँ कि वो उस तरह सोचें जिस तरह मैंने सोचा था कि मुश्किलें अक्सर मेरे हौसलों का इम्तहान लेती हैं। ये मेरी स्वलिखित पंक्तियाँ हैं, प्रेरणादायक पंक्तियाँ हैं, ख़ासतौर से युवाओं के लिए, कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें आपको मुश्किलें ना आएँ। हर काम के अंदर मुश्किलें आती हैं, लेकिन आप जब अपने जीवट के साथ में, आप अपने पूरे जोश के साथ में, अपने बुलंद इरादों के साथ में आगे बढ़ते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। उसके लिए मैंने पंक्तियाँ लिखी थी कि मुश्किलें अक्सर मेरे हौसलों का इम्तहान लेती हैं, मुश्किलें अक्सर मेरे हौसलों का इम्तहान लेती हैं, मेरे तेवर से लेकिन वह ये सच जान लेती हैं कि मैं वो दरिया हूँ जो रोके से नहीं रुकने वाला, कि मैं वो दरिया हूँ जो रोके से नहीं रुकने वाला। मुश्किलें इसलिए खुद अपनी हार मान लेती हैं, मुश्किलें इसलिए खुद अपनी हार मान लेती हैं। देखिए, इस बात पे मुझे बेहद गर्व है और हर भारतीय को होना चाहिए कि हम सभी भारतीय इस बात पे गर्व करें कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जैसे कि अच्छी दवाई, कितनी भी बढ़िया दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे मेरा मानना है कि वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि जिनके ऊपर सरकार की तरफ से बहुत बोल्ड डिसीजन लिए जाने चाहिए, लेकिन इस वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में वो डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। मसलन मैं बताऊं कि मैं चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर से पान, गुटखा, तंबाकू पूरी तरह बैन होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं होता है। शायद इसलिए नहीं होता है कि करोड़ों लोग हैं जो पान भी खाते हैं, गुटखा भी खाते हैं, शायद वो वोट देना बंद कर देंगे, तो इसलिए शायद सरकारें इस तरफ सोचती नहीं हैं। तो आप जितने डेवलप कंट्रीज़ में जाकर देखिए, वहाँ पर आपको कहीं पे पान की पीक नहीं दिखेगी। हम चाहे करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके कितने शानदार सड़कें बना दें, कितने अच्छे फ्लाईओवर बना दें, लेकिन जब तक लोग उन फ्लाईओवर पे, सड़कों के किनारे थूकना नहीं बंद करेंगे तो सब काम, हमारी सबकी मेहनत बेकार है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो होने चाहिए लेकिन नहीं हो पाते हैं। लेकिन मेरा आग्रह है देश की सरकारों से, सभी राजनेताओं से, हम सब मिलकर प्रयास करें और अपने व्यक्तिगत या अपने पार्टियों के नज़रिए को एक तरफ रखकर देश के नज़रिए को सर्वोपरि रखें और उस नज़रिए से सोचें कि ताकि हम अपने देश को और सुंदर बना पाएँ और अपने देश को दुनिया का नंबर 1 देश बना पाएँ। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने भी सपना देखा है और पूरे देश आज अरविंद केजरीवाल जी की नज़रों से भी वो सपना देख रहे हैं। मेरा एक्चुअली मुझे तो दोनों चुनाव याद हैं कि मैं, ऐसा नहीं कि 20 साल पहले चुनाव लड़ा था, अभी 2017 में मैं निगम पार्षद बना था, वो भी मेरा बड़ा यादगार चुनाव रहा। गली गली घूमकर हमने वोट मांगा था। और मैं आपको बता दूं, बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, मैं त्रिलोकपुरी जैसी बहुत छोटी सी कॉलोनी के अंदर रहता हूँ। वहाँ पर 25-25 अच्छे मकान होते हैं और मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने पैसा खर्च करने में मैं एक निर्दलीय से भी पीछे था और वोट लाने में सबसे आगे रहा। तो मैं अपने क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाँ, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी वाइफ शशि, आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, उसका बहुत बड़ा सपोर्ट है। मैं कहता हूँ मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा मेरा गंधर्व बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत छोटा, मतलब छोटी उम्र में वो बड़ा ही उसने ऐसा ज्ञान अर्जित कर लिया है कि मैं भी देखकर दंग हो जाता हूँ। अभी उसने 12th की परीक्षा पास की है, अभी वो कॉलेज में आया है। छोटा बेटा मेरा नैतिक क्लास 4th के अंदर है, बहुत चंचल है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने परिवार के साथ में समय बिताना। इस मतलब जनप्रतिनिधि बनने से पहले, विधायक, निगम पार्षद बनने से पहले मैं बहुत ज़्यादा समय अपने परिवार को दे पाता था। आज इतना समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, जो भी समय निकलता है अपने परिवार को ज़रूर देता हूँ, कि ऐसा ना हो कि बच्चे बड़े होने के बाद में कहें कि डैडी तो अपनी नेतागिरी में लगे हुए थे, हमें तो समय नहीं दिया, हमसे कभी बात नहीं की। तो मैं कहता हूँ कि सभी को चाहिए कि बच्चों से बात करें,
और एक ये बहुत ज़रूरी विषय है, चाहे आप नेता हों, चाहे एक आप व्यवसायी हों, चाहे आप नौकरी पेशा हों, अपने बच्चों से मैं बात करना बहुत ज़रूरी है। इस इंटरनेट और मोबाइल के दौर में बड़ी ख़तरनाक ये बात है और बड़ा ही ख़तरनाक दौर चल रहा है कि इंटरनेट और मोबाइल के दौर में कहीं न कहीं हमारे परिवारों के अंदर संवादहीनता बढ़ती जा रही है। जब एक व्यक्ति नौकरी से शाम को 6 बजे अपने घर पहुंचता है तो वो घर जाते ही अपना फ्रेश होकर सीधा मोबाइल उठा लेता है, वो अलग अपने सोफ़ा पर बैठ कर अपने लग जाता है। वाइफ भी अपने किचन में काम करने के बाद सबसे पहले मोबाइल अपने हाथ में उनके होता है। बच्चे अलग से स्कूल का आने के बाद हर कोने में बैठे होते हैं। 4-5 मेंबर हैं तो सबके हाथ में अलग अलग मोबाइल होता है। अलग अलग कमरे में जो बड़े लोग हैं उनके घरों में अलग अलग कमरों में बैठे होते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि बड़ी ख़तरनाक बात है और जो सामाजिक विसंगतियाँ देखी जा रही हैं कि पढ़े लिखे परिवारों के बच्चों के अंदर भी एक सामाजिक दूरी परिवारों के अंदर बढ़ती जा रही है, उसका ये मूल कारण मुझे नज़र आता है मोबाइल। तो ये वो यंत्र है छोटा सा कि जिसने हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हमारे अपनों को तो पास ला दिया है। मान लीजिए हमारा रिश्तेदार मेरे छोटा भाई है, कनाडा में रहता है, अब उससे वीडियो कॉलिंग पे बात लगती है, करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि नज़दीक आ गया है, लेकिन घर में रहने वाले लोग दूर हो गए हैं। तो आज इन चीज़ों पे भी सामाजिक एक सोच बननी चाहिए कि हम इस मोबाइल का, इंटरनेट का किस हद तक इस्तेमाल करें। इसके लिए कहीं ना कहीं एक लिमिट होनी चाहिए ताकि हम परिवारों के अंदर जो एक अपनेपन की जो भावना है, जो बेटे के प्रति पिता की क्या जिम्मेदारियां हैं और बाकी परिवार के एक दूसरे रिश्ते के प्रति, क्या माँ बाप के प्रति बच्चों की क्या जिम्मेदारी है, माँ की क्या जिम्मेदारी है, बच्चों की क्या जिम्मेदारी है अपने बड़ों के प्रति, तो इन सब का बोध होना चाहिए और इनके लिए समय चाहिए बातचीत के लिए। तो कम से कम हमें ऐसा समय निकालें कि बातचीत के लिए समय निकालें। और मैं ये करता हूँ प्रैक्टिस में अपने घर में कि हफ्ते 10 दिन में एक समय निकालता हूँ कि मैं अपने सबके फ़ोन लेकर स्विच ऑफ करके साइड में रख देता हूँ, टीवी भी ऑफ़ कर देता हूँ, सब बंद कर देता हूँ और फिर हम बैठकर एक दूसरे के विचार जानते हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, आगे क्या करना चाहते हैं, खाने में क्या अच्छा लग रहा है, इन दिनों में क्या बनाना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम घर में बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी इस तरफ सोचना चाहिए कि पिछली बार हमने अपने बच्चों से बैठा कर कब बात की थी। जब आप इस तरह से सोचेंगे, एक बार सोचिए कि लास्ट टाइम आपने पूरे परिवार को बैठाकर इस तरह कब बात की थी। मैं अक्सर ऐसे करता हूँ और 8-10 दिन में अपने बच्चों को फैमिली के साथ में लेकर बैठता हूँ, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है कि डैडी हमारी पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं या और चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे भी फोकस होना ज़रूरी है। सबसे बड़ी ताकत मैं समझता हूँ कि हमारा जो आत्मविश्वास होता है। मैंने कहा शुरू में कि यदि हम खुद पे यकीन करते तो पूरी दुनिया आप पे यकीन करते, कोई भी लाइन में हम क्यों ना हो। जब हम अपने अंदर अपने आप को हारा हुआ महसूस कर लेते हैं तो आप कितने भी सक्षम क्यों ना हो, कितने भी संसाधन आपके पास क्यों ना हो, आप कभी नहीं जीत सकते हैं। सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर ही छिपी होती है। आप अपने अंतर्करण के अंदर आप झांक कर देखें तो आपको उस शक्ति का, उस ताकत का स्वतः ही आपको एहसास हो जाएगा। महसूस किया था जो सुखद अनुभूति देता है, रात को जब नींद आती है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया, मैं जिस जगह रहता हूँ आज भी बहुत छोटी सी कॉलोनी है जहाँ पर 25-25 गज के मकान हैं। मज़दूर भी रहते हैं मेरे पड़ोस में, सफाई कर्मचारी भी रहते हैं मेरे पड़ोसी, मतलब अच्छे नौकरी पेशा लोग भी हैं। ज़्यादातर मज़दूर तबके के लोग मेरे पड़ोस में रहते हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे अपने परिवार हैं। वो एक अंकल जो पत्थर का काम करते हैं मेरे पड़ोस में रहते हैं, बहुत अच्छे, अभी वो नहीं रहे हैं, मुझे इस बात का दुख है। वो बहुत शानदार कलाकार थे पत्थर के, मतलब जो पत्थर जैसे यहाँ लगा हुआ है ना, ये शानदार पत्थर, वो लगाने का काम करते थे। तो वो उम्र बढ़ने के साथ में उनके काफ़ी सारी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। तो एक बार उनके बेटा, वो भी बहुत अच्छा पत्थर का कारीगर है, पप्पू मेरे पास में आया और बोला कि रोहित भाई, वो मेरे पापा की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल बेहोश सी हालत में वो पड़े हुए हैं, घर में कुछ खा पी नहीं रहे हैं और उनको बिल्कुल शुद्ध नहीं। तो मैंने कि उसको बोला, मैं पागल है, मैंने कि उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जाता है। तो उन्होंने बताया कि भाई कहाँ लेके जाऊँ। मैंने कि कहीं भी लेके चल, मैंने कि मैं चलता हूँ। तो मैं उनको कह, जिस सरकारी में कहाँ लेके जाए, मैंने सरकारी में चल, प्राइवेट में चल, कहीं चल। तो हमारे नज़दीक में घर से 1 किलोमीटर दूर ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, धर्मशिला। मैं वहाँ उनको लेकर गया, वहाँ उनको एडमिट मैंने उनको कराया और वहाँ पर उनका EWS से, दिल्ली सरकार की तरफ से उनका मैंने ट्रीटमेंट फ्री कराया और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अभी उनका प्राण निकल जाएंगे, ऐसे हमें भी डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद वो ठीक होकर
हफ्ते 10 दिन में घर पहुँचे और वो अपने उनकी एक छोटी सी दुकान भी है जो उनकी वाइफ चलाती हैं, वो उसमें दुकान में बैठे रहते थे लेटे हुई अवस्था में ऐसे करके। तो मैं निकलता था, मैं उनको नमस्ते करता था। तो जब वो ठीक होकर आ गए तो तीसरे चौथे दिन उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया कि रोहित बेटा इधर आओ। हाँ, मैंने कहा नमस्ते अंकल जी। मैंने कहा आपकी तबीयत कैसी है? आप कह रहे बेटा मैं ठीक हूँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मैंने कहा बोलिए अंकल जी। तो उन्होंने ऐसे शब्द कहे कि मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है कि मैंने कोई नेक काम किया। उनका कहना था कि बेटा जब भी तुम्हें मैं यहाँ से जाते हुए देखता हूँ ना, मुझे मेरा नया जीवन याद आता है। तो इस ऐसे क्षण लगता है कि हाँ यार, एक नेता बन के मैंने एक इस तरह के बहुत सारे नेक काम किए हैं, लेकिन जब मैं उस क्षण को याद करता हूँ, अंकल ने जो कहा था कि मुझे मेरा नया जीवन याद आता है तुम्हारी शक्ल देखकर, तो मुझे लगता है कि शायद मैंने एक जनप्रतिनिधि होने का बहुत अच्छा फ़र्ज अदा किया है। और मेरे दरवाजे पे कभी भी कोई आता है, मेरी कोशिश रहती है कभी निराश होकर ना जाए। मैं कुछ भी लोगों के काम आते हैं, मेरे घर पर सुबह 5-6 बजे से लोग आना शुरू हो जाते हैं, रात को 10, 11, 12, 1 बजे तक भी कोई छोटी मोटी परेशानी के लिए भी, सास बहू के झगड़े भी मेरे कार्यालय तक आते हैं, मेरे घर पे भी आते हैं। तो लोगों की उम्मीदें जब हम काम करते हैं तो निश्चित तौर से लोगों की उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं। देखिए, मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा, ख़ासतौर से देश के युवाओं से, कि अक्सर हम बात करते हैं यार देखो नेता लोग कितने बेईमान होते हैं, कितने चोर होते हैं, देखो कितनी सरकारें भ्रष्टाचार कर रही हैं। मैं भी कभी आप में से एक था। मैं एक प्राइवेट स्कूल के अंदर टीचर के तौर पे, एक संगीत शिक्षक के तौर पे काम किया करता था। बहुत बुरा लगता था, सुनते थे आज इतना भ्रष्टाचार हो गया, आज इतना बड़ा घोटाला सामने आया, इतना बड़ा घोटाला आया, तो मन से बड़ी गालियाँ निकलती थी। तो मुझे लगता था कि या तो मैं घर में बैठकर इनको गालियाँ देता रहूँ, इनको कोसता रहूँ, या मैदान में आकर इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए प्रयास करूं, इनका मुकाबला करूं। ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, मुश्किल था, लेकिन मैंने वो घर में बैठ के गालियां देने वाला रास्ता नहीं चुना। मैंने मैदान में आकर डटकर इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का इरादा किया। नौकरी छोड़ी, काम धंधा त्यागा, बहुत कुछ दांव पर लगाया, और आज बड़ी खुशी है कि हम इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ एक नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर आज लोगों को एक उम्मीद जगी पूरे देश को। मुझे लगता है कि एक ईमानदार राजनीति के लिए, जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी, आपको पता है कि इनकम टैक्स के अंदर वो असिस्टेंट कमिश्नर रहे, और अगर उनको भ्रष्टाचार करना होता तो वहीं कर लेते। हमारी पार्टी में बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, सांसद हैं, कि जिनके घर में किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा था, किसी राजनीतिक पार्टी की पर्ची नहीं कटाई थी। उनमें से मैं भी एक हूँ। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन आंदोलन में जुड़े, और आज विधायक भी बने हैं, निगम पार्षद भी बने हैं, और सांसद भी बने हैं। तो आज मैं सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपके अंदर जज्बा है, अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो पीछे नहीं हटना चाहिए, आ जाइए। और यही कहूँगा कि घर में बैठ के गाली मत दीजिए। वो गालियाँ निकालना घर में बैठ के आसान है, मैदान में आकर मुकाबला कीजिए। लोग कीचड़ समझते हैं कि भाई राजनीति तो कीचड़ है। अगर कीचड़ सामने है, गड्ढे में कीचड़ पड़ी है, अगर आप उसको गालियाँ देते रहेंगे तो उससे कीचड़ नहीं खत्म होगी। आपको खुद उतरना पड़ेगा गड्ढे में, और उतरकर, और उस कीचड़ में उतरकर आपको कीचड़ को साफ़ करना पड़ेगा, तभी कीचड़ साफ होगा।